हेलो बच्चों, आइए मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि नेमिंग रिएक्शन कैसे पढ़ना है। मैं आपको एक जगह पे जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उन सारे नेमिंग रिएक्शन का मैं आपको डिटेल बता देता हूं, ठीक है। तो आपको समझ में भी आएगा। और सबसे ज़्यादा प्रयास करिए कि नेमिंग रिएक्शन के जितने भी रिएजेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे नेमिंग रिएक्शन के रिएजेंट आप अपना दिमाग में रखिए। मैं आपको मैकेनिज्म तो नहीं बताऊंगा, लेकिन नेमिंग रिएक्शन में जितने भी रिएजेंट आते हैं, जितने भी रिएजेंट का फंक्शन होते हैं, उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नेमिंग रिएक्शन में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कि पहला जो नेमिंग रिएक्शन होता है वो ऊर्ज रिएक्शन होता है। तो आप सब लोग जानते हो कि ऊर्ज रिएक्शन जो होता है वो 2 मोल RX लिया जाता है, 2 मोल यहाँ RX लिया जाता है। अच्छा, दोनों मोल जो RX आप ले रहे हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो वो दोनों आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो यहाँ लेने वाले हैं, यहाँ पे जो लेंगे, आपका जो रिएजेंट चाहिए वो क्या चाहिए? ड्राई ईथर चाहिए, ठीक है। ये क्या चाहिए बेटा? ड्राई ईथर चाहिए। अब आप अगर ड्राई ईथर का फंक्शन अगर जान लीजिए तो बेहतर रहेगा। जो ड्राई ईथर का फंक्शन है आप जानते हो, ड्राई मैंने क्या होता है? जहाँ एयर मतलब कि वाटर ना हो। तो ईथर जो होता है बेटा वो आपका क्या होता है? वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। और आप जानते भी हो कि जो RX होता है ये भी आपका क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे आप एक बात देखो कि यहाँ से सीधे सीधे आप यहाँ से 2 मोल NaX को बाहर कर दीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? यहाँ पे R और यहाँ पे R, और बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा बेटा वो 2NaX निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि इसका जो लिमिटेशन है वो क्या है? सिर्फ आप यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कंपाउंड का, इवन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड को आप यहाँ पे बना सकते हो। मतलब कि जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन कितने होंगे? कार्बन या तो 2 होंगे, या तो कार्बन टोटल 4 होंगे, या तो कार्बन टोटल 6 होंगे, या तो 7, मतलब 8 सॉरी, इवन नंबर में। जैसे मान लो कि अगर इस R की वैल्यू आप CH3 ले रहे हो तो इसको भी तो आप CH3 लोगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CH3 और ये भी आपका CH3। तो जैसे आप यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिलेगा? आप अगर 1 मोल CH3Cl ले लो यहाँ पे, और सेम वही आप Na ले लो सॉलिड फेम में, और यहाँ पर भी वही ले लीजिए, आपका वही ले लीजिए CH3, क्योंकि दोनों आपका सेम चाहिए। तो जब सेम लोगे तब जा कर के यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ईथेन बनेगा। क्या बनेगा? ईथेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका जो होता है ऊर्ज रिएक्शन होता है। अच्छा, ऊर्ज रिएक्शन भी आपके 2 तरीके से होते हैं। ऊर्ज रिएक्शन भी क्या होते हैं? आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है ऊर्ज रिएक्शन? एक होता है ऊर्ज रिएक्शन के जो टाइप अगर हम बात करेंगे तो देखो एकदम आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेगा। ऊर्ज रिएक्शन आपका एक मिलता है इंटरमॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है बेटा, एक इंटरमॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन। और एक जो आपको मिलता है वो आपको क्या मिलेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन। क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो इंटर और इंट्रा में थोड़ा सा बात कर लिया जाए तो अगर हम लोग इंटर की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन का, तो इंटरमॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा? मैं शॉर्टकट में थोड़ा लिख देता हूँ ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इंटर माने 2 मतलब कि 2 मॉलिक्यूल हो, चाहे वो सेम हो,
तो सेम ही हमको लेना है, चाहे क्या किसी बात करनी है अभी। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक CH3Cl ले लिया और यहाँ पे 2 मोल सोडियम ले लिया, फिर मैं यहाँ पर CH3Cl ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको रिएजेंट ड्राई ईथर लेना ही है। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको, ये 2 मोल अलग अलग आप मतलब 2 कंपाउंड ले रहे हो, 2 मोल ले रहे हो, तो ये इथेन का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे 2NaCl बाहर निकल जा रहा है। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर का केस होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर का, तो इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर, इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्जा रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप जो कंपाउंड ले रहे हो वो आप सिंगल ले रहे हो। जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो यहाँ पर भी Cl है और यहाँ पर भी Cl है, और हमने क्या ले लिया, 2 मोल सोडियम ले लिया और यहाँ के ले लिया ड्राई ईथर ले लिया। अब क्या होगा, अब ध्यान दो, हम फ्री रेडिकल से अगर इसको समझाएं तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ, मतलब यहाँ से टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये बीच में टूटेगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, मतलब कि आप एक बात तो समझ लीजिए कि ये साइक्लोप्रोपेन बनाएगा और 2 फ्री रेडिकल यहाँ से और एक फ्री रेडिकल यहाँ से मिलकर के क्या बना देंगे, 2NaCl। मैं मैकेनिज्म नहीं बात करूँगा अभी, क्योंकि पूरी नेमिंग रिएक्शन को मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये कहानी होता है। तो ये हो गया इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब होता है कि 2 आपको मोल लेना है, और इंट्रा मैंने क्या लेना है, देखो 1 कार्बन ये है, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन है, तो ये क्या है, 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन आपका होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन आपका होने वाला है। तो ये कहानी है। अब इसके बाद जब भी हम बात करेंगे इसके बाद वो क्या करेंगे, इसके बाद वाली बात करते हैं। जैसे मान लो कि इसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि फिटिंग रिएक्शन क्या होता है बेटा। फिटिंग रिएक्शन में क्या होने वाला है ये ध्यान से आपको समझना है। फिटिंग रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान सुनना। जब हम यहाँ पे फिनाइल हैलाइड ले लेते हैं, क्या ले लें, यहाँ पर फिनाइल हैलाइड ले लेते हैं, और यहाँ पे जो फिनाइल हैलाइड है ये भी आपको 2 मोल लेना है, इसका मतलब 2 मोल आपको सोडियम तो लेना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 मोल फिनाइल ये लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो लेना है वही सेम रिएजेंट ड्राई ईथर का आपको ले लेना है। अब यहाँ से ये दोनों क्या होने वाले हैं, यहाँ से ये दोनों जो होंगे वो आपका बाहर निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से दोनों क्या होंगे, ये वाला जैसे यहाँ समझो, यहाँ से आपको ये चीज़ जो निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, ध्यान सुनना, ये दोनों निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रा बताओ कि अगर हम बेंजीन के अंदर की अगर बात करें तो बेंजीन के पास अपने पास देखो ये क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्स है और आप जानते हो कि एक्स पे लोन पेयर होता है। अच्छा, लोन पेयर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि वो कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है। तो कुछ समय के लिए जो आपको मैं बात समझा रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा और फिर आपका यहाँ पे जो होगा वो डबल बॉन्ड एक्स और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप एक चीज़ जानते हो कि जब डबल बॉन्ड डेवलप करता है, जब क्या डेवलप करता है, डबल बॉन्ड डेवलप करता है, तो वहाँ पे उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए आपको यहाँ क्या करना होगा, थोड़ी हीट करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट जो देंगे वो आपका बाई फिनाइल का प्रोडक्ट देंगे। ये रहा आपका, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बाई फिनाइल बोलेंगे। अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की बात मैं नहीं बार बार करूँगा, ये आपका फिटिंग रिएक्शन होता है। क्लियर है, ये आपका क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन होता है। इसी के बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है।
ऊर्ज फिटिंग। अब दोनों को आपको मिलाना है, मतलब ऊर्ज भी निकालना है, एक रिएजेंट आपका ऊर्ज का लेना है और एक रिएजेंट आपका क्या लेना है, फिटिंग का लेना है। तो उसी नाम पे आपको यहाँ मिल जाएगा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऊर्ज का क्या होगा, एक ऊर्ज का मोल ले लो RX आ जाएगा, और ये आपका सोडियम तो देना ही देना है, तो 2 मोल सोडियम तो लेना ही है। फिटिंग में क्या हुआ था, आपने एक फिनाइल ग्रुप का ले लिया था, फिनाइल हैलाइड ले लिया था। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम रिएजेंट ड्राई ईथर लेना ही लेना होगा। तो वही सेम बात है कि यहाँ वाला जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप करता है जब आप रेजोनेंस बनाते हो, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा बनेगा और फिर उस दौरान उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब कि आपको अगर रिएक्शन कराना है तो हीट देना ही पड़ेगा थोड़ी सी। इस तरीके से यहाँ से फिर क्या होगा आपका, यहाँ से क्या होगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपका बाहर ये निकल जाएगा। ये देखो यहाँ से, सॉरी 1 मिनट कुछ दिक्कत है, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका यहाँ से एल्किल बेंजीन बना देगा और फिर यहाँ पर 2NaAX का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग मतलब ऊर्ज का एक रिएजेंट ले लो और फिटिंग का एक रिएजेंट ले लो तो आपका ये काम बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है। अब आते हैं बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर है, जिसे कहते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन, थोड़ी सी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो फिंकलेस्टीन रिएक्शन है उसका क्या होने वाला है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन में क्या होने वाला है ये आप ज़रा देख लीजिए। तो फिंकलेस्टीन में जब बात करेंगे तो यहाँ पे फिर RX का रिएक्शन जो होगा वो आपका HgF2 से होगा। अच्छा, HgF2 ही नहीं, एक्चुअली ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड होता है। इसे क्या बोलते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड बोलते हैं बेटा। मतलब कि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो करा नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराएंगे तो हैलाइड एक्सचेंज करके फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे X क्या है, Cl हो जाएगा या Br हो जाएगा या I हो जाएगा। ये कहानी है। तो HgF2 जब रिएक्शन करेगा तब जा कर के यहाँ पे RF का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, HgEF का फॉर्मेशन, HgEX का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर हम HgEX नहीं लेना चाह रहे हैं तो इसके साथ साथ और भी ढेर सारे रिएजेंट है। एक हो सकता है जो रिएजेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि रिएजेंट आपको याद रखना होगा, रिएजेंट आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये रिएजेंट आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिएजेंट क्या क्या है बेटा, AgF भी हो सकता है आपका, ठीक है, SbF3 भी आपका हो सकता है, ठीक है, Hg2F2 भी हो सकता है, ठीक है, इसके बाद COF3 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको हैलाइड एक्सचेंज करके आपको फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करना होता है। इसे हम फ्लोरो एल्केन कहते हैं। ये कहानी है। एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात कर लें तो बहुत बेहतर होगा। एग्ज़ाम्पल की बात, मान लिया जाए कि यहाँ पे मेरे पास Cl है और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, AgF दे दिया। तो आपको कुछ करना ही नहीं बेटा, यहाँ F लगाना है और AgCl को क्या कर लेना है, बाहर कर देना है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा, सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। तो ये आपका जो है, अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है इसमें, ये एक्चुअली फिंकलेस्टीन का रिएक्शन नहीं है, इसे हम स्वाड बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, स्वाड। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी,
ये आपका स्वाड रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी में हैलाइड एक्सचेंज करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन की नहीं है, फ्लिंकस्टीन अभी बताता हूँ आपको। ये आपका स्वाड रिएक्शन होता है, ये भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसके बाद मैं आपको क्या लेके चलने वाला हूँ, आप ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं फिर बताता हूँ कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या होगा। जो मैंने वहाँ पे गलती से लिख दिया था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फिंकलिस्टीन रिएक्शन जो होगा ये क्या होगा, वही RX होगा, फिर यहाँ पे NaI लिया जाएगा, फिर यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं वो कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एसीटोन ले लीजिए, आप चाहें तो कार्बोनिल का कोई भी रिएजेंट ले लीजिए, जैसे आप नाम सुने होंगे DMSO, तो इसे कहते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, जैसे इस तरीके से है। यहाँ पे आप मिथाइल ले लीजिए, ये भी आपका मिथाइल ले लीजिए, तो ये होता है। तो इन रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, इन जितने भी रिएजेंट को मैंने लिखा है इसे कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कि ये पोलर तो है लेकिन ये प्रोटॉन नहीं दे सकता। आप सब लोग जानते हो कि कार्बोनिल तो होता है, खूब मस्त पोलराइजेशन करता है, यहाँ पर तो प्लस माइनस देता है, लेकिन इनके पास हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं है। दूसरी बात एक बात और ध्यान सुन लेना कि ये जो कंपाउंड है ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, अब कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट कंपाउंड अच्छे से घुलेगा। अब बोलोगे सर आप किसकी बात कर रहे हैं, तो भैया मैं NaI की बात कर रहा हूँ। अगर NaI टूटता है तो प्लस और I माइनस। देखो I क्या है, लार्ज साइज का है, बहुत लार्ज साइज का, इसकी साइज बहुत बड़ी है और Na इसके कंपेरेटिवली स्मॉल है। तो फजान रूल क्या कहता है कि अगर कटायन की साइज छोटी हो, कटायन की साइज छोटी हो, किसकी, कटायन की, और एनायन की साइज क्या हो बेटा, बड़ी हो, तो वहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप करता है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ से ये निकल जाएगा और ये RI का फॉर्मेशन कर देगा, जो NaX बाहर चला जाएगा। तो ये आपको मतलब कि पर्सनली अगर बात किया जाए इसके लिए, तो ये एल्कील आयोडाइड बनाने के काम आता है। ये आपका क्या काम आता है, एल्कील आयोडाइड बनाने के काम आता है। ठीक है, ये आपका एल्कील बनाने के काम आता है। तो ये चीज़ रहा, ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि RI का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको सुबह पहले ही बता दिया था कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका नेमिंग रिएक्शन फास्ट स्पीड में रिवीजन करा रहे हैं, तो ये कहानी होता है। इसके बाद बेटा मैं आपको ले चलूँगा इटार्ड रिएक्शन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन क्या होता है ये आप ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन में देखो कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, CH3 होता है। CH3 जिसे इसको कॉमनली क्या बोल सकते हैं, टॉल्यूइन बोल सकते हैं, या इसका नाम जो होगा बेटा वो होगा मिथाइल बेंजीन। तो मुझे ये होप है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आगे मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड CH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट देता है एक इंटरमीडिएट, वो ध्यान सुनने वाला है, CH, ठीक है, OCr, फिर OH, फिर Cl2 का होल ट्वाइस ये बन जाएगा। ये ध्यान देना, एक बार नीट के पेपर में 2019 या 20 कि मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, वहाँ पे इसका इंटरमीडिएट पूछा था। तो ये आपका बीच का इंटरमीडिएट है। फिर जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे प्रोटॉन के प्रेजेंस में, तो वो क्या दे देगा आपका, वो दे देगा आपका CHO दे देगा।
मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मैकेनिज़्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिज़्म मैं अलग से बता सकता हूँ, सिर्फ आपको मैं नेमिंग रिएक्शन को फटाफट आपको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहानी होता है इटार्ड रिएक्शन का, मतलब कि ये आपको एल्डिहाइड देता है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट कोल्बे रिएक्शन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग ले चलते हैं कोल्बे रिएक्शन सिंथेसिस में क्या होता है बेटा, यहाँ ध्यान समझना होगा, क्योंकि आपके नीट में डायरेक्ट सवाल दे देता है, वहाँ से डायरेक्ट पूछ देता है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए जब आप पेपर को सॉल्व करते हो। तो मैं इसीलिए एक अलग वीडियो में क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ नेमिंग का। एक्चुअली एक फिनॉल आपको लिया जाना है, फिनॉल का रिएक्शन आप NaOH से करा दोगे तो एक बात जानते हो कि ये प्लस ये माइनस O पे होगा, यहाँ प्लस है, ये बेस है, इसका मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एसिड, भाई ये देखो ये बेस है और ये क्या है आपका एसिड है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन में सिंपल सी बात है, आपका सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो साल्ट जब बनेगा तो यहाँ पे O या Na बन जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे हम लोगों को लेना है CO2 ले लेना है, क्या ले लेना है CO2 ले लेना है, मतलब कि आप CO2 यहाँ पे ले करके एक मोल एक जगह CO2, फिर प्रोटॉनिक हम रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। तो एक काम बताते हैं हम आपको, ये बीच वाला मैं बॉन्ड हटा देता हूँ और वहाँ पे मैं आपको यहाँ बॉन्ड करके दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से ये वाली बात है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये यहाँ आएगा, इस पर आएगा निगेटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से पता है। फिर ये पॉजिटिव निगेटिव सेंटर पे ये पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो क्या मिल जाएगा आपको मिलने वाला है इसमें O निगेटिव, तो आपको मिलना ही मिलना है, प्लस यहाँ पे जो आपको मिलेगा ये C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, डन है। अब आपने जो प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉनिक आपने रिएक्शन कराई है, तो प्रोटॉन जब दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ ऊपर जहाँ सोडियम है वहाँ पे OH आ जाएगा और जहाँ C डबल O निगेटिव है वो भी H आ जाएगा, यानी इसको कहते हैं आर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा पूछा जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान से आपको देखना, इसे कहते हैं कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, बहुत ये भी फेमस है, जिसे कहते हैं रीमर टीमेन रिएक्शन। आप सब लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, जितने भी रिपीटर हैं वो अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, रीमर टीमेन्स रिएक्शन, ठीक है। मैं स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा, स्पेलिंग की कोई मतलब नहीं यहाँ पे अभी है। तो यहाँ पे जो आपको बनेगा, आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है बेटा, वो आपका स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल होता है। अब इस फिनॉल को जब हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं, CHCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो ये क्या दे देता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर CHO दे देता है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान देना है, यहाँ पे या तो आपका CHO दे देगा, ठीक है, या तो आपका इसके पैरा पोजीशन पर CHO दे देता है, यहाँ पे CHO दे देता है। और आप अच्छे से जानते हो कि मेजर और माइनर का फंडा जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका मतलब वो क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा उसके कॉन्जुगेट बेस को। तो ये दो प्रोडक्ट मिलता है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मान लो इसी में हम क्या कर लें, इसी में हम CCl4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ पर CCl4 ले लेते हैं और बेसिक मीडियम में ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे COOH बन जाएगा, ठीक है, वो आपका
आर्थो पैरा है इसीलिए पैरा पोजीशन पर भी ये दे रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना है। तो ये होता है रीमर टीमन का रिएक्शन। इसके बाद हम लोग ले चलते हैं आपको, इसके बाद था सैंड मेयर रिएक्शन। क्या होता है? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन का फंडा क्या होगा? सैंड मेयर रिएक्शन का फंडा क्या होगा? देखो ध्यान से पढ़ोगे तो तब तो मज़ा आएगा, नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो मज़ा आने वाला नहीं है। सैंड मेयर में आप सबको पता है कि NH2 होता है और NH2 जब लगा होता है तो उसे एनिलीन कहते हैं, आप सब लोग जानते हो उसे क्या बोलते हैं? एनिलीन कहते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पर NaNO2 लेते हैं फॉलोड बाई HCl, ठीक है, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। अब एक बात यहाँ पे कुछ आपको मैंने बोला ना, एडिशनल बात बताऊंगा। यहाँ आप चाहते तो डायरेक्ट HNO2 ले सकते थे। क्यों? क्योंकि आपका ये भी वही फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से आपका HNO2 ही निकलेगा और NaCl बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट इसलिए नहीं ले सकते हैं, इसको डायरेक्ट लेने में लफड़ा है। क्या लफड़ा है? ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। और फिर यहाँ पे जो देता है वो आपका डाइजोनियम सॉल्ट दे देता है। क्या दे देता है? डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव दे देता है। अब इससे कई सारे रिएक्शन आप पढ़े होंगे। एक आप पढ़े होंगे कि जब Cu2, चलो मैं इसको अलग से बता देता हूँ, अलग से मैं इसको समझा देता हूँ। तो इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, या हाइलाइड बोलते हैं। अच्छा, आप एक बात और जानते हो, जब N2 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है, तो माना जाता है कि स्टेबल है ये। लेकिन अगर N2 पॉजिटिव है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ जाता है, फ्रैक्शन में आने से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है मॉलिक्यूल पे, तो वो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। इसीलिए तो वो निकलना चाह रहा है N2 के फॉर्म में। तो यहाँ की बात मैं बताता हूँ सैंड मेयर रिएक्शन में ही। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो क्या है? N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव है। अब अगर हम लोग Cu2Cl2 से रिएक्शन करा लें या CuCl फॉलोड बाई HCl ले लें, तो सिंपल सी बात है, N2 को हटाओ Cl को लगाओ, N2 को हटाओ Cl को लगाओ, ऐसा फंडा देखने को मिलता है। Cu2Br2 ले लें या आप ले सकते हो CuBr फॉलोड बाई HBr, तो वही खेल यहाँ पर भी है। Cu2 को N2 को हटाओ, Br को लगाओ। तो ये जो दोनों रिएक्शन है वो सैंड मेयर का रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन क्या है? सैंड मेयर का रिएक्शन है। अच्छा, इसी में अगर हम गैटरमैन की भी बात कर लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव है, यहाँ पे Cu फॉलोड बाई HCl दे दिया गया, तो क्या होगा? ये दे देगा आपका, ये भी Cl देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इल्ड होता है वो सैंड मेयर में सबसे ज़्यादा होता है। सैंड मेयर में आपका सबसे ज़्यादा होता है किससे? आपका गैटरमैन से। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रख लेना है, ये आपको अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना है। ये वाली कहानी जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये कहानी आपका होता है। इसके बाद हम लोग मैं आपको ले चलता हूँ कि एक और आपका नेमिंग रिएक्शन हो जाएगा। ये पार्ट 1 में मैं है। एक और है रोज़ेनमंड रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होगा? रोज़ेनमंड रिएक्शन, रोज़ेनमंड रिएक्शन। देखो ये आपको मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, मैकेनिज़्म आपको सीखना होगा। तो मैकेनिज़्म मैं आपको सारे रिएक्शन का बता दूंगा, अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। तो रोज़ेनमंड में क्या करना है? रोज़ेनमंड में आपको करना है RCOCl ले लेना है, कार्बोनिल क्लोराइड ले लेना है,
यहाँ पर आपका H2 फॉलोड बाई पैलेडियम और BaSO4 के साथ लेते हैं। तो इसके भी बारे में तो आपको जानना होगा कि ये एक्चुअली है क्या, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका नाम जो होता है उसे कहते हैं लिंडलार कैटालिस्ट। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, लिंडलार कैटालिस्ट। तो क्या बनेगा, एकदम आसान सा तरीका है, कुछ करना ही नहीं है इसमें बेटा, आपको एकदम सिंपल सा काम करना है कि आप इस बांड को तोड़िए, H इधर लगाइए, H इधर लगाइए, जो आपको क्या दे देगा, RCHO प्लस HCl दे देगा। ये कहानी है। अच्छा, R की जगह पे अगर हम बेंजीन ले लें, R के जगह पे क्या ले लें, हम बेंजीन ले लें, तो वहाँ पर भी आपको वही देखने को मिल जाएगा। लिंडलार कैटालिस्ट ले लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिलेगा कि यह बॉन्ड टूटना है, H निकलना है, और फिर ये वाला जो बॉन्ड देगा ये आपका CHO देने वाला है और यह Cl तो निकलेगा। मतलब कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कहानी होता है। ठीक है, इसी के बाद बेटा आता है आपका स्टेफेन रिएक्शन, और ये भी क्या है, रिडक्शन का नियम, रिएक्शन ही होता है। स्टेफेन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से इसको बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लेना है, ASNCl2 फॉलोड बाई HCl ले लेना है, और यहाँ पे थोड़ा स्टीम प्रोवाइड कर देना है, हीट कर देना है। तो सबसे पहले इस रिएजेंट का फंक्शन समझो। एक्चुअली होता क्या है कि जो SnCl2 है बेटा, वो आपका 2 मोल HCl से रिएक्शन करता है और ये आपका SnCl4 बना लेता है, और यहाँ पे 2H पॉजिटिव बाहर निकल देता है इस तरीके से। अब यही 2H पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर, एक H इधर लगाया। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहले तो बनेगा RCH, फिर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NH। फिर आपको क्या करना है, आपको करना है कि पानी, आपको मैंने पहले बताया कि आपको वाटर लेना है, स्टीम लेना है। स्टीम के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे समझो, इधर OH, इधर H, फिर क्या करिए, इधर OH, इधर H, मतलब कि जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो RCH, एक OH इधर, एक OH इधर। अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे अमोनिया निकल जाएगा। एक बात आपको पता है कि अगर किसी एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है तो हाईली अनस्टेबल होता है, यानी ये क्या है, अनस्टेबल होगा। तो हीट जब करोगे थोड़ा तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और RCHO का फॉर्मेशन करेगा, ये H2O भी बाहर निकल जाएगा। बोलो क्लियर है। तो ये आपका स्टेफेन रिएक्शन होता है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, गैटरमन-कोच रिएक्शन। क्या, गैटरमन-कोच रिएक्शन होता है बेटा। अब ये गैटरमन-कोच रिएक्शन में क्या फंडा है, नेमिंग रिएक्शन। देखो, जब तक आप रिएजेंट का फंक्शन नहीं जानोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे ये हुआ। अब अगर हम कोच की बात करें तो बेंजीन को उठा लाइए, फिर इसका रिएक्शन CO प्लस या Cl से करा लीजिए, और अपने खुद से नहीं, एनहाइड्रस AlCl3, मतलब ये क्या है, लुईस एसिड है। इसका मतलब ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बनेगा, Cl का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, ये इधर जाएगा, इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और यही पॉजिटिव क्या करेगा, यही रिंग के ऊपर क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, अपना खुद का एक आशियाना बना लेगा, जिसे क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेमिंग रिएक्शन कुछ है आपके। इसके बाद पार्ट 2 में हम नेमिंग रिएक्शन दूसरा बताएंगे। ये जो आपका है
ये जो आपका है ये पार्ट 1 रिएक्शन है। इसमें ज़रा मैं बता दूं कि जो भी ये आपको मैंने बताया है ये आपका पार्ट 1 का रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म जो रिएक्शन का नेमिंग रिएक्शन है उसका ये पार्ट 1 है, उसी को आपको मैंने बताया है। तो बाकी के जो नेमिंग रिएक्शन है मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आपको बताऊंगा। ये नेमिंग रिएक्शन पार्ट 1 है और नेमिंग रिएक्शन पार्ट 2 आपका मैं बताऊंगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।